इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। 1858 से लेकर 1947 ये करीब 90 सालों का दौर एक ऐसी जटिल और गहरी कहानी है जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की तस्वीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी। आइए देखते हैं कि कैसे एक औपनिवेशिक साम्राज्य ने इस विशाल क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया और कैसे इसका पूरा जीवन चक्र चला। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1941 आते आते ब्रिटिश प्रशासन के अधीन आबादी लगभग 39 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कितने विशाल और विविध भौगोलिक क्षेत्र पर इस अकेली पावर का कंट्रोल था। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के हिस्से शामिल थे। इस टाइमलाइन से हमारे विश्लेषण की बारीकियां समझ आती हैं। 1858 में डायरेक्ट क्राउन रूल की शुरुआत होती है, फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना और फिर आगे चलकर दोनों बड़े विश्व युद्ध। अंत में 1947 में आज़ादी और पार्टीशन का दौर। हम इस पूरे 90 साल के सफ़र को समझेंगे। और इस सफ़र को समझने के लिए हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहला, क्राउन शासन की शुरुआत। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी। तीसरा, नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का उदय। चौथा, ग्लोबल वॉर्स का असर। और आखिर में आज़ादी और विभाजन। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, क्राउन शासन की शुरुआत। 1857 की क्रांति ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया था, जिसके ठीक बाद सत्ता में एक बड़ा बदलाव आया। 1857 के उस बड़े विद्रोह के बाद सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर पूरी तरह से सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास आ गई। उन्होंने तुरंत रणनीति बदली। इंडियन आर्मी का पूरी तरह से पुनर्गठन किया गया और सबसे खास बात, किसी भी नए विद्रोह से बचने के लिए स्थानीय सामाजिक और धार्मिक मामलों से बिल्कुल दूरी बना ली गई। ये एक पूरी तरह से रक्षात्मक अप्रोच थी। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, बुनियादी ढांचा और अर्थव्यवस्था। इस नए प्रशासन ने आर्थिक तौर पर जो परिवर्तन किए, उनका नेचर बड़ा ही दोहरा यानी डुअल था। ये स्लाइड उस दोहरेपन को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा था, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन रहा था और विशाल सिंचाई परियोजनाएं लग रही थीं। लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय कपड़ा उद्योग पूरी तरह तबाह हो रहा था और ऐसे भीषण अकाल आए जिसमें करोड़ों लोगों की जानें चली गईं। विकास और विनाश दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए थे। और अब इस आंकड़े को देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ 10%। भले ही रेलवे जैसे महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा आर्थिक जोखिम भारतीय टैक्स पेयर्स उठा रहे थे, लेकिन 1920 तक आते आते इंडियन रेलवेज के सुपीरियर पदों पर सिर्फ और सिर्फ 10% भारतीय थे। बाकी सभी बड़े पदों पर यूरोपीय अधिकारी काबिज थे। इस तरह के आर्थिक शोषण ने एक नई चेतना को जन्म दिया और यहाँ से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, राष्ट्रवाद का उदय। एक पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग अब आवाज उठाने लगा था। इस नई जागरूकता ने दो बहुत अहम राजनीतिक संगठनों को जन्म दिया। 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका शुरुआती फोकस देश के आर्थिक शोषण को रोकने और स्वशासन हासिल करने पर था। और फिर 1906 में स्थापित हुई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसने मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग रखी। रेजिस्टेंस लगातार बढ़ रहा था। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। ब्रिटिश सामानों का पूरी तरह बहिष्कार करके अपनी स्थानीय वस्तुओं को अपनाने का ये आर्थिक विरोध इतना तगड़ा था कि इसने ब्रिटिश टेक्सटाइल इंपोर्ट्स को 25% तक गिरा दिया। एक सीधा और बहुत असरदार आर्थिक झटका। अब पॉलिटिक्स समझने के लिए ज़मीनी आबादी को समझना बहुत ज़रूरी है। 1921 के इस डेमोग्राफिक चार्ट पर ध्यान दीजिए। उस वक्त करीब 21 करोड़ 70 लाख हिंदू, 6 करोड़ 90 लाख मुसलमान और लगभग 3 करोड़ अन्य धर्मों के लोग यहाँ रहते थे। यही वो रिलीजियस रियलिटी थी जिसने दोनों मेन पॉलिटिकल पार्टियों के रास्ते और मांगों को गहराई से शेप किया। 1915 में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं। उन्होंने सत्याग्रह की परंपरा शुरू की, जिसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, एक नैतिक कारण के लिए कष्ट सहने की आंतरिक ताकत। इस एक टेक्निक ने आज़ादी की लड़ाई को एलीट बंद कमरों से निकालकर एक बेहद विशाल अहिंसक जन आंदोलन में बदल दिया। अब चलते हैं चौथे भाग पर, विश्व युद्ध और भारत।
इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स ने औपनिवेशिक प्रशासन पर जो विशाल दबाव डाला, उसने पूरे इतिहास की रफ्तार बढ़ा दी। पहले विश्व युद्ध को ही ले लीजिए, 14 लाख भारतीय सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया। भारी कर और महंगाई सहने के बाद लोगों को पूरी उम्मीद थी कि अब उन्हें अपने अधिकार मिलेंगे, लेकिन उसके बदले क्या मिला? सीमित वोटिंग अधिकार और 1919 का बेहद दमनकारी रोलैट एक्ट, जिसके शांतिपूर्ण विरोध का अंजाम हम सब जलियांवाला बाग के उस दर्दनाक हत्याकांड के रूप में जानते हैं। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सेना का विस्तार और भी बेहिसाब हो गया। 1939 में जहां सेना में सिर्फ 2,20,000 सैनिक थे, वहीं 1945 तक ये गिनती 25 लाख तक पहुंच गई। इतिहास का सबसे बड़ा वॉलंटियर फोर्स। और जाहिर है, आगे चलकर इस आकार की सेना पर राजनैतिक दबाव बनाए रखना ब्रिटिश क्राउन के लिए लगभग असंभव होने वाला था। इस ग्लोबल युद्ध के शोर शराबे के बीच घरेलू विचारधाराओं का आपसी मतभेद बिल्कुल मजबूत हो चुका था। 1940 का मोहम्मद अली जिन्ना का ये कोट उस द्विराष्ट्र सिद्धांत को बिल्कुल स्पष्ट करता है। उनका तर्क था कि हिंदू और मुसलमान दो बिल्कुल अलग राष्ट्र हैं और उन्हें एक ही निजाम के अंदर बांधकर रखने से सिर्फ असंतोष और बढ़ेगा। इन्हीं सब दबावों और मतभेदों के चलते हम अपने आखिरी और 5वें भाग तक आते हैं, आज़ादी और विभाजन, वो आखिरी मोड़ जहां से वापसी नामुमकिन थी। दूसरे विश्व युद्ध तक आते आते ब्रिटिश खजाना खाली हो चुका था। 1946 में शाही भारतीय नौसेना की बगावत और देश भर में फैल चुका मास पॉलिटिकल अनरेस्ट देखकर ये बिल्कुल तय हो गया कि अब शासन नहीं चलाया जा सकता। मजबूरी में ब्रिटिश पार्लियामेंट को जल्दबाजी भरा कदम उठाना पड़ा, सत्ता का तुरंत हस्तांतरण। और इस तरह अगस्त 1947 में उस विशाल ब्रिटिश राज का अंत हुआ। सत्ता आखिरकार स्थानीय नेताओं को सौंपी गई और इसके नतीजे के रूप में 2 नए और स्वतंत्र देशों ने आकार लिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और डोमिनियन ऑफ इंडिया। लेकिन आज़ादी की ये खुशी अपने साथ एक बहुत ही भीषण कीमत लेकर आई थी। जल्दबाजी में नई सरहदें खींच दी गईं, करोड़ों लोगों को रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। ऐसी डरावनी सांप्रदायिक हिंसा भड़की जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि करीब 2.5 से 5 लाख मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। तो इस विश्लेषण को ख़त्म करते हुए ये एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। 1947 में खींची गई इन सरहदों ने कैसे आज की आधुनिक दुनिया के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य को शेप किया है। 90 साल के उस विशाल साम्राज्य का बनना और फिर अचानक उसका टूटना, उसका असर आज भी हम अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। इस जटिल इतिहास का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।